आपने भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, बाकी स्पोर्ट्स पर्सन भी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग क्रिकेट को थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आज अपने देश में जो एक क्रेज सा चल रहा है वो क्रिकेट का ज़्यादा चल रहा है। भी आप स्टार स्पोर्ट्स लगाओगे या कोई भी चैनल लगाओगे तो क्रिकेट चलता मिलेगा। तो जैसे किसी यूथ को आना हो तो मतलब कहाँ से स्टार्ट करे? किसी के माता पिता या औरों के माता पिता ये देखते हैं यार ये तो इंजरी का गेम है, इंजरी तो हो गया आपको हर जगह हो गया अगर स्पोर्ट्स में घुसोगे तो। अभिषेक बच्चन अपनी टीम में एक क्रिकेट का मैच जरूर खिलाते हैं। लास्ट के कुछ सेकंड्स बचे थे जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाली थी, कैसा माहौल था? आप थोड़ा सा अगर डिस्कनेक्ट करें। जैसे वो सेकंड पूरे हुए और हम जीते। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज हमारे साथ नए एपिसोड में, जहां पर आज हम जुड़ने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के साथ जिन्होंने ना ही सिर्फ कबड्डी में अपने स्टेट का बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। और कहाँ कहाँ रोशन किया है? बात करें अगर एशियन गेम्स की तो रिजल्ट था गोल्ड मेडल, साउथ एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, कबड्डी चैम्पियनशिप गोल्ड मेडल और कबड्डी वर्ल्ड कप वहाँ पर भी गोल्ड मेडल। तो आज हमारे साथ जो जुड़ने जा रहे हैं नन अदर देन मिस्टर मोहित चिल्लर सर। तो मोहित भाई कैसे हो आप? सर मैं अच्छा हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। और कैसा लगा? मेरे ख्याल में आप पहली बार शायद कबड्डी के प्लेयर से मिले हो। जी हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी स्टार्टिंग से मतलब कबड्डी जब से स्टार्ट हुआ था हमने तब से देखना स्टार्ट किया था। और मेरे को अभी भी याद है आप स्टार्टिंग में यू मुंबा की टीम में थे और आपकी जोड़ी सुरेंद्र नाड़ा सर के साथ काफ़ी फेमस थी। राइट सर, और बड़ा अच्छा लगता था है ना खेल के। आजकल नहीं खेल रहे हैं, रेस्ट ले चुके हैं, पर थैंक यू सो मच आप लोग मेरे घर पे आए। थैंक यू सर, आपने Thank भी you, टाइम आपने दिया। हमारा टाइम दिया अपना। कोई बात नहीं है, आप लोगों का प्यार है ना हमारे लिए। स्पोर्ट्स और बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि कबड्डी का ऐसा स्पोर्ट्स आप मेरे से नहीं या किसी भी प्लेयर से आप मिलोगे तो आई थिंक आप सबको ऐसा ही मिले पाओगे कि हाँ यार ज़मीन पे बैठे हुए हैं, और कि आप में एक वो अहंकार नहीं मिलेगा। मैं कबड्डी की बात कर रहा हूँ कि कबड्डी एक ऐसा स्पोर्ट्स है, क्योंकि कबड्डी मिट्टी का गेम है। आजकल मैट पे चलता है लेकिन मिट्टी का गेम तो है ही। आज अगर मैं मेरे गांव में प्रैक्टिस हो रही है मेरे ग्राउंड में तो मिट्टी पे भी हो रही है प्रैक्टिस, तो मिट्टी का गेम है। और आई थिंक मिट्टी के गेम में मिट्टी से जुड़े रहना सबसे बड़ी बात होती है। तो मतलब सर आपकी कबड्डी की अगर हम बात करें तो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मतलब स्टार्टिंग से अगर हम बात कर रहे हैं तो सर 2007 की बात है या 8 की, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है। मेरे एक चाचा है संजय नाम उनका, वो खेलते थे। फिर वो बाद में गांव में ही कोचिंग देने लग गए, तो उन्होंने बोला था कि आपको चलो आर्मी स्कूल में भर्ती कराऊंगा तो आप रेस वेस कर लिया करो। तो 4-5 महीने मैंने रेस की, तो ग्राउंड तो चलते है ही कबड्डी के, और चाचा खेलते। तो मेरे को बोला कि अच्छा लगा गेम। मैं हाँ चाचा जी अच्छा लगा। तो बोले कि चल ठीक है, उन्होंने मेरे को किट दी। तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। और आपको मैं मतलब वैसे ही बता दूं कि मैं 6 फुट का हूँ और मैं राइडर भी बन सकता था, लेकिन मेरे को राइडर बनना पसंद नहीं था। मेरे को ब्लॉकिंग का बड़ा शौक था। जब से मैंने कदम रखे तो मैंने राइट को चूज़ किया, और मैं ब्लॉकिंग का शौक इसलिए था कि मेरे को जो फोर्स लगता है, भिड़ना लगता है। आप मान के चलो कि जब दो चीज़ें ऐसे टकराएगी तो कितना फोर्स लगेगा, एक दूसरे को तो चोट लगेगी, तो मेरे को उसमें मज़ा आता था। और मैंने अपना जो चूज़ किया वो डिफेंडर के रूप में कबड्डी में मैं आया और राइट कॉर्नर में आया। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और जर्नी में मैं बोलता हूँ मेरे पिताजी का, मेरे चाचा का बहुत बड़ा सहयोग रहा है मेरी कबड्डी। मतलब घर से, फैमिली से पूरा सपोर्ट था आपको? बिल्कुल पूरा सपोर्ट था। और एक बार ऐसी उलझने भी आई कि मैं जैसे स्टार्टिंग की स्कूल नेशनल गेम खेलने लगे, सब कुछ मिलता चला गया, लेकिन बीच में वो होता ना सफलताओं के बीच में कठिनाइयाँ तो आती रहती है। तो कठिनाई भी आई बीच में। मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था सीनियर नेशनल के लिए, सीनियर नेशनल मैं कहाँ से खेलूँ। तो दिल्ली से गया, वहाँ से भी रिजेक्ट हो गया। तो वो टाइम ऐसा आ गया था कि मैं अपनी माता से ये बोला कि माता अब नहीं है कि मैं कोई पीटीआई का कोर्स कर रहा था कि माता मैं कोर्स कर लूँगा एग्ज़ाम दे के जॉब लगना है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का ऑब्वियसली सपना ये होता है कि जॉब है तो सब कुछ है, एक बच्चा सक्सेस हो जाता है। तो वहाँ माता जी बोली कि तेरा क्यों मन, माता जी यहाँ ब्रेक लग गए हैं ज़िंदगी में, आ गए कबड्डी में। तो अब आई थिंक कि मैंने 2 साल कोशिश कर ली इस चीज़ में कि मैं आगे बढ़ूँ,
नहीं बढ़ा जा रहा, फुल स्टॉप सा लग गया। माता जी बोली खेल ले, कुछ नहीं होता, भगवान मेहनत को देखता है, अगर आप मेहनत करोगे ना तो भगवान देखता है और आपको फल देगा। और वो फल मेरे को क्विकली 2014 में मिल गया। 2014 में मैं राजस्थान की ओर से खेला नेशनल, वहाँ पर गोल्ड मिला मेरे को, साथ साथ जॉब भी लग गई, साथ साथ लीग भी आ गई। और लीग पहले सीजन से 2014 से प्रो कबड्डी लीग का मैं पहले सीजन से ही मेंबर बन गया था। मेरे को युवा टीम ने चुन लिया था और मेरा जो वर्कआउट था, जो मेरी मेहनत थी, वो आखिरकार रंग लेके आई। मेरी माता जी के जो वर्ड थे वो उन पे मैं विश्वास करने लग गया। मतलब जितना आपको एकदम से ऐसे लग रहा था कि यार कुछ हो नहीं पा रहा, वो सारा एकदम से खत्म। एकदम से हाँ, 2 साल फुल स्टॉप लगा रहा, तो सोचते रहे कि यार कितना वर्कआउट करे, लेकिन फाइनली वो सारी चीज़ें, क्योंकि सफलताएं मिलती है और सफलताएं जब आती है ना, जब लोग ऊंचाइयों पर जाते, तो एक जगह ऐसी आती है कि फुल स्टॉप लगना होता ही होता है, चाहे वो कितना ही कुछ बन जाए। आज के टाइम जितने भी बड़े बड़े या उद्योगपति मान लो या आप स्पोर्ट्समैन मान लो, हर एक की प्लेयर की जर्नी में या हर एक स्टूडेंट की जर्नी में भी कहीं ना कहीं फुल स्टॉप जरूर लगता है। और उस फुल स्टॉप से जब पार उतर जाना ना, वो ही सक्सेस कहलाता है। वैसा ही मेरे साथ हुआ। मेहनत रंग लाती है। मेहनत रंग ला। और मतलब इसमें इतनी हम मेहनत करते हैं, सबसे अच्छा भी हमें तभी लगता है कि जब हम अपने घर वालों को खुश देख। जी बिल्कुल। मेरे पिताजी ने मेरे को एक बार एक बात बोली थी कि जब मैं वर्ल्ड कप साउथ एशियन गेम भी खेल के आ गया था और शायद बैंगलोर बुल्स में वो चौथा सीजन था लीग का, तब मैं हाईएस्ट पेड में था बैंगलोर बुल्स में। तो पिताजी ऑफिस गए और पिताजी को बोले कि मतलब पर्सन ऐसे मिलते हैं और लोग बोलते हैं कि देखो ये मोहित छिल्लर के पिताजी है। तो पिताजी ने उस दिन खुश हो गया है और बोले कि आज मेरा सीना 56 इंच का हो चुका है, क्योंकि एक बाप के नाम से बेटा जाना जाता है और बेटे के नाम से जब बाप को बुला दिया जाए तो आई थिंक जो यार 56 इंच का सीना हो ही जाता है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। मैं थोड़ा इमोशनल दिख रहा हूँ, पर इतना हूँ नहीं भाई। जी सर, हो जाता है ऐसा। अगर हम किसी चीज़ को सोचते हैं और जब वो हो जाए और फिर हमारे पेरेंट्स ही हमें आके ऐसा बोले, तो एक अंदर से वो चीज़ हमें लगता है कि हाँ यार कुछ कर लिया हमने। जी बिल्कुल। और ये जर्नी ऐसे शुरू हुई थी और आज आप लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ और बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी हुए हैं, बहुत सारे मतलब फैशन शो भी किए हैं। मतलब एक कबड्डी, हम नहीं मानते थे कबड्डी का लेवल इतना ऊंचा हो जाएगा, लेकिन आज के टाइम पर अगर कबड्डी को हम देखें तो क्रिकेट के जो टीआरपी जाती है, जो हमने सुना या देखा, तो क्रिकेट के जस्ट नीचे है अगर लीग की बात करें तो हम। और कबड्डी एक इतना बड़ा स्पोर्ट बन चुका है, एक हब बन चुका है कि हर दूसरा बच्चा कबड्डी खेलने के लिए तैयार। अच्छा, तो सर मतलब अगर हम बात करें अगर कबड्डी के स्पोर्ट्स की, तो हम देखते हैं कि एक तरफ 7 खिलाड़ी होते हैं और एक तरफ 7 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन उस मैच के पीछे की टीम के आपस में स्ट्रेटेजीज कैसे रहती हैं या उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है? सर जैसे कबड्डी की बात करें तो 7 प्लेयर खेलते हैं मैच पे, 7 इस साइड 7 उस साइड। लेकिन जब मैच से पहले हम वार्म अप होते हैं तो कोच भी हमें समझाते हैं जो नए रूल आए हैं लीग के बाद कि 30 सेकंड की आपकी एक रेड होगी और 30 सेकंड में रेडर को पॉइंट लेके आना होगा और थर्ड रेड डिसाइड होगी। तो कोच यही बोलते हैं कि एक रेडर अपनी पूरी ट्राई लेगा, चाहे उसका टैकल हो चाहे वो पॉइंट लेके आए, और डिफेंडर को कम से कम आउट होना होगा। क्योंकि कबड्डी के गेम में क्या होते हैं कि जो 2 कॉर्नर होते हैं ना, राइट लेफ्ट कॉर्नर, वो टीम की जान होते हैं, वो पोल बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चलती है, जैसे कोच हमें मैच से जाने के पहले बताते हैं। लेकिन जब हम मैच पे जाते हैं तो देखो प्लेयर का दिमाग गर्म होता है, कोच ही बाहर बैठता है, वही समझाता रहता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमें कम से कम आउट होना है, डिफेंडर को, रेडर को टैकल करना है, क्योंकि हम रेडर को टैकल करेंगे और बोनस ना दे के, कम पॉइंट दे के, तभी हम जीत सकते हैं। और इन सारी चीज़ों से, प्लान से रही बात हम मेरी, जैसे मैं और सुरेंद्र नाड़ा, मैं अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हमारी एक आंखों में वो चीज़ थी कि हम दोनों आंखों में बात कर लेते थे कि भाई हमें कैसा, कहाँ, कौन से राइडर को कहाँ टैकल करना है। मैं अभी वही बोलने वाला था कि जैसे एक टीम का कोऑर्डिनेशन होता है, वैसे ही जो राइट और लेफ्ट फ्लैंक होते हैं उनके आपस में पार्टनरशिप रहती है, तो आंखों में इशारा हो जाता है। बिल्कुल। और आंखों में मैंने और सुरेंद्र नाड़ा ने इशारे करके शायद अपनी जोड़ी का नाम बनाया था। हमें सुमो भी बोला जाता था, सुरेंद्र और मोहित, क्योंकि हम जब मैच पे प्रैक्टिस करते हैं, जब मैच नहीं होता, जब कोच प्रैक्टिस कराता था,
तो हमने बस यही चीज़ सीखी थी और कोच ने भी हमें यही चीज़ सिखाई थी कि आप दोनों टीम के स्तंभ हो। अगर आपका तालमेल अच्छा है तो आप किसी भी राइडर को टैकल कर सकते हैं, और वही हमने सीखा। उसी तालमेल के चलते अगर किसी भी टीम में दो कॉर्नर का तालमेल अच्छा होगा ना, तो वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन भी कहा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सर मैंने देखा है कि कबड्डी एक तरीके से पूरी टीम का स्पोर्ट माना जाता है, बट स्टार्टिंग के सीजन्स में अगर मैं युवा की टीम की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो टीम आपके सुरेंद्र नाड़ा सर और अनूप कुमार सर के बीच में ही घूमी थी वो टीम। जी बिल्कुल। सर जैसे पहला सीजन खेला था हमने, और मैं और सुरेंद्र नाड़ा थे। अनूप के साथ हम लोकल टूर्नामेंट खेले हुए थे, लेकिन इतना नहीं जानते थे। लेकिन हमने जैसे ही वो बोलते हैं ना, जब घुल मिल जाते हैं आदमी और जब ज़्यादा बैठने लग जाते हैं तब इंसान का पता लगता है। तब हमें अनूप का पता लगा और अनूप ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, क्योंकि हम तो छोटे थे। हम तो सीख ही रहे थे। उन्होंने एक बहुत अच्छे कैप्टन, कूल कैप्टन, वो सच में कूल कैप्टन, उन्होंने हमारी गलतियों पे कभी नहीं डांटा। उन्होंने हमें बताया कि बेटा ये गलती ऐसे नहीं। अनूप और मेरे और सुरेंद्र के बीच का जो तालमेल था वो काफ़ी अच्छा था। और अनूप ने जो करके दिखाया, शायद यूम्बा की जो पहली टीम थी 2014 की, वैसी टीम वो 3 सीजन रही, वैसी टीम आज तक लीग में बनी नहीं है और ना ही बन सकती, आई थिंक सो। बिल्कुल, वो स्टार्टिंग के 3 सीजन में तो युवा का पूरा डोमिनेंस भी देखने को मिला। और हर जगह हम भी जाते थे, जैसे बॉम्बे में चले गए तो यूम्बा, गणपति की पूजा होती थी, जुलाई में सीजन स्टार्ट होता था, तो भीड़ का सैलाब देखा था हमने कि वहाँ जैसे बॉम्बे के कोई खिलाड़ी थे तो वो बोले हम गणपति पे चल रहे, तो भीड़ का सैलाब देखा था कि लोग कैसे गाड़ियों पे चिपट रहे। तब ये लगा था कि हाँ यार, कबड्डी कुछ चीज़ है। हाँ, तो कहीं मतलब आप तीनों के बीच में, जैसे आपने बोला कि हमने इतना टाइम शेयर किया है आपस में, तो कुछ फनी मोमेंट्स भी रहे होंगे। फनी मोमेंट्स तो बहुत सारे थे। जैसे होटल में रुकते थे, अनूप को नींद नहीं आती तो वो लेट सोते थे, चाय पीते रहते थे। मैंने भी उनके साथ रूम शेयर किए हैं, जैसे कैंपों में, जो कैंप लगते हैं, नेशनल कैंप लगते हैं या लीग में 2-2 3 दिन महीना, तो वो लेट सोते, उनकी लेट सोने की आदत थी, चाय पीते थे। तो ऐसे ही होटल में रुके हुए थे बॉम्बे में, तो उनको नींद नहीं आई, तो उन्होंने बेल्ट उठाई, पहले मेरे और सुंदर के रूम में आए, 4-4 बेल्ट लगाई, बाहर निकले। हर एक हमने उस होटल में ना तो किसी प्लेयर को सोने दिया, ना किसी गेस्ट को सोने दिया। अच्छा, हाँ जी, हम मस्ती करते थे, मतलब कि यार क्या सोना, कि सैटरडे है, हमारी क्रॉस कंट्री होती थी, शाम को स्विमिंग पूल कर लिया, उसके बाद संडे का रेस्ट होता था तो अपने दिन में सो जाना। ट्रेनिंग के टाइम पे ट्रेनिंग और वैसा। जब मस्ती के टाइम पे मस्ती, और जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती थी हम मैट पे ही मस्ती करते रहते थे। काफ़ी अच्छा लगता था। वो दिन भी क्या दिन थे यार, सच में भुलाए नहीं जाते। तो ऐसे सुरेंद्र और आपके बीच में वैसे दोस्ती यारी का कैसे था, मतलब उससे बाहर, खेल से बाहर? मैं 2014 में ही सुरेंद्र से मिला था। मैंने नाम सुना था, सुरेंद्र को बागड़ी कहते हैं अक्सर, बागड़ी उनका निकनेम है। तो मैं वहाँ मिला था लीग में जब मैं और वो मिले, सेशन किए, प्रैक्टिस किया हुए, हम मेरा उसका तालमेल अच्छा हुआ तो लोग जानने लगे और हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी। हम नेशनल कैंप में कहीं भी जाते तो फेडरेशन भी, हम मेरा और सुरेंद्र का रूम एक ही मिलता था हमें, मतलब फेडरेशन को भी पता था दोनों एक ही रूम में रहते हैं और इनका तालमेल अच्छा है, तो इनको हम अलग अलग नहीं रखेंगे, एक ही। और रही घर तक की बात, तो आज तक मेरी उसकी दोस्ती में जैसे पहली थी आज भी वैसी है। हम मिलते रहते हैं, वही है, जैसे बोलते हैं ना चूल्हे तक की दौड़ है, तो वो सेम चीज़ है। तो आपके वैसे भैया आप ये बताओ, आपके करियर के बेस्ट मोमेंट्स कौन से रहे, अगर हाईलाइट्स कुछ आपको याद हो तो? जी सर, वर्ल्ड कप हुआ था अहमदाबाद में, और शायद मैं तब मैच नहीं खेल रहा था और मेरे को स्पेयर में बिठा दिया था। जैसे टीम को जरूरत पड़ी, देखो वो टीम इंडिया है, इंडिया के लिए अगर स्पेयर में भी रहना पड़ेगा तो कोई वो नहीं है, एक मन में ये होता है कि इंडिया के लिए खेलते। मैच वाइज स्ट्रेटेजी सी। जी राइट, ये प्लान बनते हैं मैच के वाइज। और मेरे को अभी एक बार याद आती है, जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने लगा था तो कबड्डी लीग का उस टाइम पे बहुत हाई लेवल पर थी और सबका इंडियन प्लेयर्स से काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी। जी। तो और मेरे को अभी भी याद है, पहला मैच शायद साउथ कोरिया की टीम से था और इंडिया उस मैच में कुछ 1-2 पॉइंट से हारी थी। पहला ही मैच ओपनिंग मैच था वर्ल्ड कप का अहमदाबाद में और इंडिया हारी थी, 1-2 पॉइंट से हारी थी। तो वही सारी चीज़ें देखते थे। तो जैसे हार गए हम उस मैच में पहले साउथ कोरिया से, और उसके बाद जैसे ही वो फाइनल मैच आया ईरान के साथ, बीच में जैसे मैं खिला दिया किसी मैच में, किसी में नहीं खिलाया, क्योंकि अगली टीम भी प्लान बना के आती है, प्लेयर को देख के आती है। आजकल तो कबड्डी इतने बड़े लेवल पे चला गया कि लोग एनालाइज करते हैं, चाहे वो फॉरेनर टीम हो या चाहे इंडिया टीम हो, तो एनालाइज करते हैं। वही चीज़ आज भी है,
उस टाइम भी वही थी। तो जैसे ही टीम इंडिया को ऑल आउट होने से बचाना था तो सुरेंद्र नाडा लेफ्ट कॉर्नर पे थे, मेरे को उतारा गया। तो ऑल आउट के करीब थे, हम 2 ही थे, तो मैंने सुपर टैकल किया था, वो मेरा बेस्ट मूवमेंट था। आई थिंक वो आपको मिलेगा भी कहीं ना कहीं पर। तो वो सबसे बेस्ट मूवमेंट मैं मानता हूँ कि यार इंडिया के लिए अगर हम गोल्ड जिता रहे हैं और कुछ कर रहे हैं अपने खून पसीने से, तो आई थिंक उससे बड़ा बेस्ट मूवमेंट कुछ नहीं हो सकता है। उस टाइम पे मेरे को याद है कि ईरान के जो प्लेयर्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे कबड्डी में, और ईरान की टीम को ही इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट माना जा रहा था पूरे वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, और आज भी ईरान की टीम को इंडिया का सबसे खतरनाक वो माना जाता है, क्योंकि सबसे अच्छी टीम अगर उभर के आई है लीग से भी, अगर मान लो आप साउथ कोरिया की बात मान लो, केनिया की बात मान लो, तो बहुत सारे देश है कि जो सीख के जा रहे हैं। और 2014 से आज तक शायद 20 में नहीं हो पाई कोरोना काल में, उसके अलावा ये 8 साल शायद कुछ ना कुछ सीख के गए, और वो सीख के जाते हैं ना, अमल बहुत करते हैं और वो काफ़ी सीख रहे हैं। वही 2016 में जब वर्ल्ड कप हुआ तो वो सबसे बेस्ट मोमेंट तो था ही, लेकिन एक हमें ये लगने लगा था कि हाँ कबड्डी, देखो सीख के जाते हैं दूसरे देश वाले, लेकिन कबड्डी का अस्तित्व तो ऊपर, फ्यूचर तो अच्छा होता जा रहा है ना। तो वो सबसे एक प्राउड की वो ही बात है कि यार इंडिया को टक्कर देने के लिए कोई ना कोई तो आ रहा है। और जब ईरान के साथ फाइनल था, मैं मतलब ऐसा होता है कि फाइनल मैच से पहले देखो थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो बिल्कुल रहती है, क्योंकि आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लोगों की आपसे उम्मीद बहुत होती है। तो जब फाइनल मैच से पहले का जो एक कैसा माहौल था ड्रेसिंग रूम के अंदर? सर नर्वस तो थे, सभी थे। अब मैं अनूप की बात करूँ, मंजीत की बात करूँ, या मैं अपनी बात करूँ, हम भी थे। टीम की बात करूँ तो सब थे आई थिंक सो नर्वस। और उस से लेकिन निकल के वो किसी को दिखाया नहीं किसी ने। अगर मैं बात करता किसी से तो मैंने भी नहीं दिखाया ना, यार कोई बात नहीं, देख लेंगे यार, क्या है, ईरानी तो है, डट के इकट्ठे खेलेंगे तो कौन तोड़ सकता है। तो वही बातें चलती रही हमारी, और किसी ने भी मतलब दिल से नहीं बोला कि हाँ यार हम नर्वस है या कुछ वो लगता है, नहीं, मारने काटने पे तुले हुए थे। तो और जब वो एंड मोमेंट था जहाँ पर लास्ट के कुछ सेकंड्स बचे थे जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाली थी, जैसे वो सेकंड्स पूरे हुए तो कैसा माहौल था? आप थोड़ा सा अगर डिस्कनेक्ट करें। जैसे वो सेकंड पूरे हुए और हम जीते, तो शायद बलवान सिंह हमारे कोच थे, और उनको कंधे पे उठा के वहाँ पर पंजाबी गानों का माहौल था और सब खुशी थी। जब हम स्टेडियम से अपने होटल में जा रहे थे, बस थी आगे पीछे, पुलिस की जीपें चल रही थी, लेकिन लोग इतने पागल थे। अगर बस 100 की स्पीड पे चल रही है तो स्कूटी बाइक गाड़ी 100 की स्पीड पे ही साथ में आ रही थी, हाय हाय करते। मतलब इतना प्राउड सा फील हुआ कि हाँ यार इंडिया के लिए कुछ किया है। बिल्कुल, मैं मेरे फादर भी बैठ के देख रहे थे उस टाइम फाइनल, और हम भी बहुत खुश थे कि जिस तरीके से इंडिया ने उस टाइम पे वो ईरान के साथ जीता था, क्योंकि मेरे फादर भी मेरे को कह रहे थे कि यार ईरान की टीम भी बहुत अच्छी है, देखते हैं क्या होता है। जब इंडिया जीती वहाँ पर तो हमें भी बहुत खुशी हुई कि चलो यार अच्छा हुआ। मतलब हिंदुस्तानी और देश का नागरिक होने के नाते मतलब इंडिया पे मैंने एक चीज़ देखी है भाई, कि जब हम इंडिया के लिए कुछ करते हैं ना, चाहे वो फौजी हुआ हमारा, चाहे स्पोर्ट्समैन हुआ, या चाहे कोई भी IAS कोई भी अफसर हुआ, या कोई भी एक छोटा बच्चा हुआ हिंदुस्तान का, अगर वो इंडिया के लिए कुछ करता है ना, और इंडिया का झंडा दूसरे देश में लहराता है, और जो वो अपना राष्ट्रीय गान बजता है तो रूंगटे खड़े हो जाते हैं। और मेरे साथ वो हमेशा हुआ है, चाहे वो लीग में राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम चलाओ, या वो चाहे दूसरे देश में जाके हमने गोल्ड उठाओ, जब नेशनल एंथम चलाओ, मेरे रूंगटे नेशनल एंथम पे जरूर खड़े होते हैं। मैं यही पूछने वाला था, जैसे जब आप इंडिया के लिए खेल रहे हो तो मैं करोड़ों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, और आपको उस समय मतलब खेलना है, वहाँ जितवाना है, वो टाइम की फीलिंग कैसे होती है? मतलब सर मैंने बता रहा हूँ कि जब हम खेल रहे हैं और फर्स्ट आते हैं और जब तिरंगा ऊपर जाता है और नेशनल एंथम चलता है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और शायद उससे प्राउड फील मैं कर नहीं पाता। इमोशंस बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल, और रोक नहीं पाता, मतलब कि इतने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाँ यार कुछ है इस नेशनल एंथम। वो जब हम टीवी में भी देख रहे होते हैं हमारे भी हो जाते हैं। अभी फिलहाल जैसे ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता था, तो जब जिस टाइम पे हम उनको देख रहे थे, वो जब इंडिया का झंडा ऊपर जा रहा था, हमारा राष्ट्रीय गान बजा, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। अलग फीलिंग होती है, हर एक स्पोर्ट्समैन की ये फीलिंग होती है। वही हमें टीवी में देख के इतना लग रहा है, तो आपको तो अच्छा था सर, जो भी था ना, अगर हमने देश के लिए कुछ किया ना, तो
हमें अपने आप पे भी प्राउड होना चाहिए सीरियसली। मतलब आपका ऐसा अगर हम देखें स्पोर्ट्स पर्सन कबड्डी में सबसे आपका अपना जितना भी आपका करियर है सबसे बेस्ट मोमेंट आपका कौन सा रहा है? सर वही जो मैंने वर्ल्ड कप की बताई आपको, वर्ल्ड कप का जो सुपर टैकल किया था ना, जिससे हमारी टीम को ऑल आउट होने से मैंने और सुरेंद्र नारायण ने बचाया था। वो पहल मैंने की थी उसके दोनों घुटनों पे जाके ईरान के प्लेयर को, लेकिन मैं और सुरेंद्र नारा छिपकली की तरह वो चिपके ही रहे थे, हटे नहीं। और वहाँ से हमारा मतलब एक बैकअप प्लान सा आ गया था, मतलब बैकअप आ गया था कि टीम अब ऑल आउट नहीं हो पाएगी, अब हम ईरान को ऑल आउट करेंगे, और वही काम हमने किया। हम बात करें एज अ स्पोर्ट्स पर्सन या एज अ एथलीट, तो हमें देखा जाता है कि हमें कई तरीके की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, काफ़ी हमारी प्रिपरेशंस रहती हैं, और कहीं ना कहीं हमें किसी मोमेंट में हमें इंजरीज भी हो जाती हैं। तो वो वाला एक फेस कैसा रहता है कि अगर कोई हमारा बड़ा मैच है, उससे पहले इंजरी हो गई और हमारा बहुत मन था कि यार ये मैच तो हमें ज़रूर रिप्रेजेंट करना था, तो इंजरी हो जाती है, तो उससे मतलब कैसे डील करते हैं आप? सर देखो, कोई भी स्पोर्ट्स हुआ इंजरी तो होती है, ये नहीं कि बिना इंजरी के आप स्पोर्ट्स में ऐसे ही निकल जाओ, तो इंजरी होती रहती है। और जब इंजरी, अगर कोई बड़ा गेम आने वाला है और इंजरी हो गई, पहले टाइम में क्या था, जब लीग स्टार्ट नहीं होती तो हमें फिजियो का नहीं पता था, इतने डॉक्टर का नहीं पता था। ऐसे ही नॉर्मल अगर अब बोन कोई क्रैक होगी तो ऐसे ही जाके लोकल अपना प्लास्टर करा लेते थे। लेकिन उसके बाद हमें नॉलेज होने लगी कि फिजियो भी होता है, डाइट क्या होती है, डाइट क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। जैसे स्वीट्स खाते थे यार, सीरियसली बात है, लेकिन उसके बाद ये पता लगा मीठे से ज़्यादा फैट बढ़ता है। तो वैसे डाइट का एक बात है, ये तो आपका जब मैच होता है जैसे कुछ टाइम पहले, तो आपकी डाइट क्या रहती है, मतलब नॉर्मल या चेंज हो जाती है बिल्कुल? सर जैसे घर पे रहते तो नॉर्मल डाइट खाते हैं हम, भैंस का दूध, शीत, पानी, दही, लस्सी, दैट्स इट। लेकिन जब लीग में जाते हैं तो डाइट चेंज हो जाती है। जैसे हम यार यहाँ स्टीलर्स में तो हम गए थे, तो वहाँ प्रॉपर डाइट चेंज हो गई थी, हमें सब कुछ बॉइल्ड मिलने लगा, ब्राउन राइस मिलने लगे। तो हमें नॉलेज नहीं थी स्पोर्ट्समैन को, एक कबड्डी वाले को। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज होती गई तो हमें पता लगने लगा कि भाई फिजियो भी होता है। अगर मैच से पहले, किसी बड़े गेम से पहले, देखो लिगामेंट टूट जाए तो उसका तो एक लॉन्ग पीरियड ट्रीटमेंट है, सीधी सी बात है। अगर छोटी सी, अगर आपका एंकल ट्विस्ट होगा तो ये मान लो कि आपका एंकल ट्विस्ट हुआ तो डॉक्टर ने बोला है, फिजियो ने बोला है, तो कम से कम 10-15 दिन में आपको रिहैब करा के ठीक कर देगा। अब तो बहुत सारी फैसिलिटी आ गई, लेकिन अपने माइंड में चलता रहता है यार, नहीं यार वो गेम खेलना है, डॉक्टर साहब प्लीज़ कर दो। अगर मेरे को 19-20 का पेन भी है तो मैं उस पेन को सह लूँगा और खेलने की कोशिश करूँगा। और वो तो एक स्पोर्ट्समैन की वो होगी, स्पिरिट होगी कि हाँ यार खेलना है, भावनाएं होगी। लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा स्टडी या बहुत ज़्यादा, मैं क्या ये बोलूँ कि बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है कबड्डी वाले को, और वो अपनी इंजरी से जूझ के ठीक करके जल्दी फिजियो के पास जाके अब इतना नहीं जूझना पड़ता है इंजरी से। और अगर ज़्यादा बड़ी इंजरी है तो भाई जो डॉक्टर ने रेस्ट बताया है, अगर लिगामेंट है आपके कहीं के भी, तो उसकी तो टाइम पीरियड लगेगा जो टाइम पीरियड है। अगर आपकी छोटी इंजरी है तो शायद अपने आप से रिहैब करके या फिजियो के पास जाके इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मतलब कहीं ना कहीं आपने इस कबड्डी लीग की जर्नी के साथ साथ आपने एक फिटनेस को एक साइंटिफिक तरीके से भी देखा है। जी बिल्कुल, 100% सर। फिजियो का पता लगा, ट्रेनर का पता लगा कि ट्रेनर भी होते हैं। हमें तो ये लगता था कि जिम में ही ट्रेनर होते हैं, क्यों बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम के ही ट्रेनर होते हैं, लेकिन जिम कबड्डी के भी ट्रेनर होते हैं। और आजकल तो इतने ट्रेनर आ गए जो कबड्डी के ही ऊपर स्टडी कर रहे हैं और कबड्डी की ट्रेनिंग कराने लग गए हैं। तो मतलब उसमें आपको वो बिल्कुल एक प्रॉपर टाइम के हिसाब से एक डाइट बताते? जी डाइट भी बताते थे सर। और जैसे अगर मैं डिफेंडर हूँ तो मेरी अलग से ही एक्सरसाइज मिलेगी डिफेंडर की, अगर मैं रेडर हूँ तो मेरी अलग से ही एक्सरसाइज मिलेगी, अलग से ही ट्रेनिंग मिलेगी मेरे को। क्या ये रेडर की ट्रेनिंग है, डिफेंडर की, क्योंकि आपको स्पीड भी चाहिए। अगर मैं डिफेंडर हूँ तो मेरे को स्पीड भी चाहिए और पावर भी चाहिए। अगर मैं रेडर हूँ तो मेरे को स्पीड चाहिए, जंप चाहिए, टेक्निक भी चाहिए थोड़ी सी। तो अलग अलग चीज़ें आज के माहौल में आने लगी। तो ये जो ट्रेनिंग होती थी ये मतलब जिम में होती थी या आपकी नॉर्मल अखाड़े टाइप में? सर जिम में भी होती थी, मतलब शेड्यूल बने हुए थे कि जिम में अगर 2 दिन आप जिम में 2 दिन आउटडोर करोगे तो 2 दिन इंडोर करोगे आप, क्योंकि स्ट्रेंथ भी चाहिए थी। और फिर फोर्स लगाने की चीज़ ओबियसली जिम में ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, तो दैट्स इट। तो मतलब एक ऐसा रहता है कि एक हम सोचते हैं कि यार हमें एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो कहीं ना कहीं हम अपने
बचपन से लेके चलते हैं कि यार हम किसी कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है कि हम उसको आइडलाइज करते हैं, सोचते हैं कि यार ये ऐसा है, मैं भी इसकी तरह अपने देश का नाम करूँगा। तो कोई आपके भी इंस्पिरेशन रहे हैं? जी बिल्कुल। जैसे मेरे पापा बताए मैंने, और जो मैं जहाँ पर आज आप बैठे हो, मेरे गांव का नाम निजामपुर है। यहाँ से बहुत बड़े बड़े खलीफा निकले हैं कबड्डी के। मेरे चाचा है, वही मेरे वहाँ से मेरे को लत लगी थी खेलने की, कबड्डी खेलने की। और जैसे मंजीत छिल्लर है, राकेश कुमार है, रोहित अक्की है, बहुत सारे प्लेयर यहाँ से निकले हैं जो एशियन गेम या अर्जुन वाडी है। तो यहाँ एक ये हब है कबड्डी का। अगर दिल्ली की बात करूँ तो मैं, काफ़ी आइकॉनिक जगह हो। जी हब है दिल्ली का। मंजीत छिल्लर भी यहीं रहते हैं, राकेश भी यहीं रहते हैं, रोहित भी यहीं रहते हैं, और बहुत सारे जो प्लेयर लीग खेल के आ चुके हैं, प्रीतम छिल्लर है, अमित सिंह है, वीरेंद्र जी है, हर प्लेयर यहाँ रहता है। ये हब है। और मैं जिनसे मैंने सीखा वो मेरे चाचा हैं और मेरे पिताजी है, जिन्होंने मेरे को आज इस लायक बनाया। तुम आपने जैसे ये सब प्लेयरों का बताया, जैसे मंजीत छिल्लर सर हो गए, राकेश कुमार सर हो गए, आप इनको सबको आइडियलाइज करते थे। और जब आपने कबड्डी लीग में इन सबके साथ स्टेज शेयर किया तो वो कैसा मोमेंट था? कि देखो सर, सीनियर प्लेयर है हमारे, और जब इनके साथ खेलने लगे ना कि प्राउड सा फील हुआ है यार, इतने बड़े प्लेयर है। ओबियसली यार प्लेयर बड़े हैं, राकेश तो और मंजीत तो बड़े प्लेयर थे, हम तो छोटे थे। जब तो हमने खेलना सीखा ही था, 5 साल के आसपास हुए थे खेलने, ट्रेनिंग करते जिसमें नेशनल सब कुछ खेले थे, 5-6 साल हुए थे। तो हमने देखा, जब मैं राकेश कुमार और मैं युम्बा में दूसरे सीजन में एक साथ खेल रहे थे, तो मैं बोला पहलवान जी हाथ टाइट कर लो। वो बोला क्यों? मैं थोड़ा टाइट कर लो, मेरे तक खेलना आ जाता। फिर मेरे को महसूस हुआ यार हम इतने बड़े प्लेयरों के साथ खेल रहे हैं, भगवान ने क्या लिख के भेजा था। काफ़ी मतलब प्राउड फील होता है उस टाइम पे। जो मतलब एक कबड्डी की फील्ड हमारी अलग हो गई। कभी उसके अलावा भी कुछ आपके वो मतलब इंटरेस्ट रहे हैं कबड्डी के अलावा कि यार कोई और स्पोर्ट्स में जाना सोचा? सर कभी नहीं सोचा स्पोर्ट्स में जाना, तो बस ये इतना ही सोचा कि यार कबड्डी में ही सारा जीवन लगा देना है। अब जैसे मैं खेल नहीं रहा तो मैं कहीं ना कहीं एकेडमी हो गई या कहीं ना कहीं किसी बच्चे को सिखाऊंगा। जैसे मैंने बताया मैं कमेंट्री वगैरह करता हूँ, तो मैं वहाँ भी सवाल उठाता हूँ, आमना सामना करता हूँ पब्लिक का, और उनके क्वेश्चनों के बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि कैसे हम शुरुआत करें, कोई अच्छी एकेडमी बता दो या कुछ ऐसा कर दो, और इन फ्यूचर क्या पता मैं एकेडमी ओपन ही कर दूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और लेकिन कबड्डी में जाना जरूर, कबड्डी से हटना नहीं है पीछे, क्योंकि आज इस मुकाम पे यहाँ बैठे हैं हम, मैं आपके साथ या आप मेरे साथ, तो कबड्डी ने ही हमें शायद रूबरू कराया है। और उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि रोजगार जो पैसा या जो इज्जत या जो सम्मान दिया वो कबड्डी ने दिया। तो मैं आपसे यही पूछने वाला था कि क्या कुछ इन फ्यूचर प्लान्स है कि आगे जाके मैं अपने यहाँ कुछ बढ़िया सा ट्रेनिंग सेंटर खोल दूँ? जी बिल्कुल, मैं एकेडमी जरूर ओपन करूँगा, लेकिन वो ये नहीं पता आज करूँ या 1 साल बाद करूँ, लेकिन करूँगा जरूर। कभी वापस से मन है कबड्डी लीग में जाके एज अ कोच रिप्रेजेंट करना? जी सर, एज अ कोच करेंगे, लेकिन मेरे को कोचिंग देखो, अगर मैंने अपनी एकेडमी ओपन कर ली तो मैं वहाँ एक कोच की हैसियत से ही जाऊँगा। लेकिन मेरे को मौका मिला कि लीग में जाकर मैं कोचिंग करूँ तो मैं वो भी करूँगा, लेकिन मेरे को कमेंट्री करने में जो मज़ा आता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आता। आज मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, पहले हम क्या थे कि पहले हिचकिचाते थे, कैमरे के सामने डर लगता था, लेकिन आज वो डर सब कुछ खुल गया है। और बेझिझक आप चाहे लाख लोगों के सामने खड़ा कर दो माइक दे के, तो शायद मैं पीछे नहीं हटने वाला कि मैं आज जितना बोल रहा हूँ मैं उससे ज़्यादा ही बोलूँगा। एक उत्साह होगा कि हाँ यार, हम वो थोड़ी है कि कैमरे के पीछे ही बोलते हैं, नहीं हम कैमरे के सामने ही बोल सकते हैं, क्यों हम भी तो कबड्डी खेले। बिल्कुल। तो मैंने देखा था कि आपने अपना कबड्डी का सीज़न जयपुर की टीम के साथ भी खेला था, और मैंने देखा उनके जो ओनर हैं अभिषेक बच्चन सर, उनका अपनी टीम के साथ काफ़ी एक स्पेशल बॉन्ड रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट रहा है आपके साथ? बिल्कुल जी बिल्कुल। अभिषेक बच्चन ने 2014 में जब आए जयपुर पिंक पैंथर लेके, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है लीग के साथ चलते हुए। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है टीम को। जब मैं जयपुर पिंक पैंथर में खेल रहा था तो वो हर एक वेन्यू में ज़रूर पहुंचते थे मैच देखने के लिए, और वो टीम के हर एक प्लेयर से मिलते थे, और मतलब उनको अप्रिशिएट करते थे कि हाँ अच्छा यार कर दिया, कोई बात नहीं है कि मैच तो आ रहे हैं, अभी बहुत मैच है अपने पास। मतलब वो इंसान कभी पीछे नहीं हटा कबड्डी की चीज़ को लेके, कि कबड्डी, वो अभिषेक बच्चन ने अपने आप को समर्पित सा कर दिया कबड्डी के लिए। उनकी एक टीम है जयपुर पिंक पैंथर, उसमें वो समर्पित है, और वो प्लेयर से अच्छे से बोलते हैं। जब मैं
तमिल में था और जयपुर में नहीं था, तो हमारा मैच था और ज़्यादा ही मैच खिंच गया था, ज़्यादा ही थोड़ा टाइट मैच हो गया था। तो अभिषेक बच्चन गाड़ी में आए थे और सबसे मिल के गए थे, हमारी बस में आए थे, सबसे मिल के गए थे। कोई बात नहीं, 1-2 पॉइंट के थी, कुछ हो गई थी। कभी वो मैच देखना आप, कभी ठाके तमिल का और जयपुर का, तो कुछ ज़्यादा ही शानदार मैच हो गया था। तो वो अभिषेक बच्चन एक ऐसे इंसान है जो आए, हग करके गए हर एक प्लेयर से, और सच में मेरे को तो ये बोल के गया हंसता ही रहना, तेरे को हंसते ही रहना। मगर जी सर हंसेंगे तभी तो कुछ पाएंगे, रो के क्या रखा है, जमाना सब मजे ही लेगा रोगे तो। तो मतलब एक तरीके से जैसा आप बता रहे हो, तो मतलब उन्होंने अपने कबड्डी की लीग को पूरा सपोर्ट दिखाया। बिल्कुल 100% सपोर्ट दिया है। और शायद ऐसे ऐसे एक्टर्स जो इतने बड़े अभिनेता हैं, अगर वो इस चीज़ में 2014 से और 2022 तक लगे हुए हैं, तो ये मान लो कि कबड्डी की कहाँ तक उनका भी एक इन्वॉल्व है कि कबड्डी को उनको यहाँ तक आई है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नहीं, मैंने भी देखा है, जैसे मैच खत्म होता था तो उसके बाद वो जाके अपने प्लेयरों से बातें करते थे, और मैच के बाद उनको समझाते थे कि कैसा है क्या है। तो वो कहीं ना कहीं अगर हमें लगे कि यार ये हमारी टीम के ओनर हैं, अगर यही हमारे साथ इस तरीके से आके हमें समझा रहे हैं, तो एक थोड़ा एनवायरनमेंट कूल हो जाता है जी टीम के अंदर। जी बिल्कुल, चाहे मैच हारे या जीते, लेकिन दिमाग में ये रहेगा कि यार अपने ओनर है वो एक मतलब कूल से इंसान है, उनको बस ये नहीं कि किसी को जीतनी चाहिए, हार देख के ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो अभिषेक बच्चन उनमें से एक है, वो हमेशा समझाते थे। क्योंकि जैसे मूवी में डायलॉग है कि जो हारता है उसको ये जीतने की असली वैल्यू पता होती है, तो वो अभिषेक बच्चन आई थिंक अच्छी तरह जा। आपका पर्सनल इंटरेक्शन भी कुछ हुआ था अभिषेक बच्चन जी से? जी मैं थोड़ा जयपुर पिंक पैंथर में था, तो मैं थोड़ा मस्ती करने वाला हूँ कि मैं चुपचाप नहीं बैठने वाला। तो वहाँ पर अभिषेक बच्चन अपनी टीम में एक क्रिकेट का मैच जरूर खिलाते हैं, प्लेयर वर्सेस जो भी जैसे अभिषेक बच्चन हो गया, टीम के जितने भी क्रू मेंबर हो गए। हाँ क्रू मेंबर हो गए, जैसे मीडिया के अलग हो गए या मैनेजमेंट हो गया, जितना ही मैनेजमेंट, उनके साथ वो हमेशा क्रिकेट मैच खिलाता। हम पंचकुला थे, जब मैंने वहाँ पर खेला था मैच, बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा अच्छा लगा था। मेरी बारी आ गई थी, बोलेंगे मैं सर अब नहीं लगने छक्के वक्के, मैं आ गया हूँ बोले, मतलब अच्छा लगता था उनके साथ कि तो मतलब टोटल जितनी मेमोरी रही सब अच्छी सब अच्छी रही है। मेरे साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि मैं उस चीज़ को दोष दूँ या कुछ और करूँ। मेरी जितनी भी जर्नी गई है, मैंने अपनी खेल तो जब खेलता था, जब पूरे दिल लगा के खेलता था, जब मस्ती करनी थी दिल लगा के मस्ती करता था। अच्छा, तो सर मतलब मेरा एक आपसे एक क्वेश्चन था कि इंडिया में हर स्पोर्ट्स खेला जाता है, हर स्पोर्ट्स को लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन कहीं पर अगर देखा जाए तो आपने भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, बाकी स्पोर्ट्स पर्सन भी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग क्रिकेट को थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो उस पॉइंट पे आपको मतलब कैसा लगता है वहाँ पर? सर देखो, स्पोर्ट्स सारे एक जैसे ही है, चाहे आप क्रिकेट की बात करो या एथलीट की बात करो या रेसलिंग की या कबड्डी की बात करो, लेकिन आज अपने देश में जो एक क्रेज सा चल रहा है वो क्रिकेट का ज़्यादा चल रहा है। आई थिंक कबड्डी और रेसलिंग की बात करूँ मैं, एक ऐसा गेम है जहाँ पर आप या क्रिकेट के सामान लेने चले जाओ तो कितना एक्सपेंसिव आता है, कबड्डी और रेसलिंग की बात हो तो वहाँ पर आप 1000 रुपये में तैयार हो जाते हो, है ना। 1000 रुपये में आपके पास सब कुछ होता है, आपके पास ग्राउंड होता है, आपके पास किट होती है। ये इनमें लगता कुछ नहीं है, बस लोग हमारे क्या देखते हैं, क्रिकेट है, क्रिकेट के दीवाने हैं। जो भी क्रिकेट की फेडरेशन है, कुछ भी है, वो क्रिकेट को 12 के 12 महीने चलाती है। सबसे एक बड़ा फैक्ट है वो ये है कि क्रिकेट 12 महीने चलता है, और हमारे स्पोर्ट्स हो जैसे कबड्डी और रेसलिंग हुई, या तो नेशनल आ गया या लीग आ गई 3 महीने की, इससे ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। अगर जब कबड्डी, रेसलिंग या और भी कोई गेम कंटिन्यू 12 महीने चलेगा, तो आई थिंक इतनी अहमियत इन गेमों को दी जा सकती है जितनी क्रिकेट को दी जा रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक बात ये आ जाती है कि देखो, मतलब लोगों का जो सपोर्ट होता है वो हर स्पोर्ट्स को पूरा रहता है। अगर हम बात करें, जैसे ओलंपिक आ जाता है, कॉमनवेल्थ गेम्स आ जाता है, लोग सबका मैच देखते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन बात एक वही आ जाती है जैसा भी आपने बोला कि मतलब क्रिकेट 12 महीने चल रहा है पूरा, और जो हमारे कबड्डी या बॉक्सिंग हो गई ये कहीं 3-4 महीने चलते हैं, तो वो एक थोड़ा लोगों के ऊपर उतना इंप्रेशन नहीं जा पाता उससे। जो चीज़ रेगुलर चलेगी लोग उसको नहीं भूलेंगे। अगर आप एक छोटी सी बात, एक एडवर्टाइजमेंट को आप 12 महीने चलाओगे तो लोग उसको देखेंगे 12 महीने, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी।
और जैसे ही वो 2 दिन चला तो मामला ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन के बाद 2 दिन ही याद रखा जाएगा, मतलब 1 वीक तक याद रखा जाएगा। ऐसे इन गेमों का जो बाकी गेम बच गए, अगर इनको आप 12 महीने चलाओ तो आई थिंक इनकी भी पॉपुलैरिटी ऐसी हो जाएगी कि जैसे क्रिकेट की है। और ये होना चाहिए कि कबड्डी हो, चाहे रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, या कोई भी गेम हुआ, उनको 12 महीने अगर हम चलाए, चाहे वो मेजर कंपटीशन हो या छोटा कंपटीशन हो, लेकिन उनको 12 महीने चलाना, इसका मतलब आप कंटिन्यू पब्लिक की नज़र में बने रहना। और यही चीज़ क्रिकेट कर रहा है, क्योंकि क्रिकेट 12 के 12 महीने क्रिकेट चलाता है। और कबड्डी जैसे हमारा है, कबड्डी में नेशनल होते हैं, बहुत कम दिखाया जाता है, यूट्यूब चैनल पे दिखाया जाता है, वो नेशनल टीवी पे नहीं दिखाया जाता। या लीग की बात करें, वो 3 महीने चलती है, 2.5 से 3 महीने। 3 महीने के बाद 2 महीने 5 महीने में लोग भूल जाते हैं, इंतज़ार करते हैं फिर उस चीज़ का, यार अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, कब आएगी लीग आएगी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे मतलब यही था कि अगर हम फुटबॉल को भी देखें, 12 महीने चलता है, पूरे वर्ल्ड में चलता है, और पूरे वर्ल्ड में फ़ुटबॉल की पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छी खासी है। तो मतलब एक वही बात आ जाती है कि अगर हम बाकी हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स हो गए, हॉकी हो गया, हॉकी को लोग पसंद करते हैं देखना, कबड्डी हो गया, बैडमिंटन हो गया, या जो भी जितने भी स्पोर्ट्स हैं, तो मतलब एक बात वही आ जाती है कि अगर हम इनको एक प्रॉपर प्लान के हिसाब से चलाएं तो शायद लोगों का उन तरफ ध्यान ज़्यादा जाए, ध्यान ज़्यादा आकर्षित हो। क्योंकि 12 महीने चलना, इसका मतलब आप टीवी खोल रहे हो तो आपको क्या दिखेगा? क्रिकेट। अगर आप दूसरा चैनल लगा रहे हो तो क्या दिखना चाहिए? कबड्डी, बॉक्सिंग, रेसलिंग। तब लोगों का ध्यान ज़्यादा जाएगा और तब इनकी पॉपुलैरिटी उतनी हो जाएगी जितनी क्रिकेट की है। और ये हम चाहते हैं कि, मैं नहीं, ये हर स्पोर्ट्समैन चाहता है कि हमारा गेम जिस भी गेम से ताल्लुकात रखता हो कि वो गेम हमारा भी 12 महीने चले, उसमें प्लेयर की और उस गेम की जो रुझान हो ज़्यादा बढ़े। लेकिन जब सपोर्ट की बारी आई है तो कंट्री ने पूरा सपोर्ट दिखाया है। जी बिल्कुल। जैसे आपने ओलंपिक की बात की, ओलंपिक में आते हैं, 4 साल में एक बार होता है ओलंपिक, या एशियन गेम में एक बार होता है, लोग देखते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा थे, आए, बजरंग पुनिया थे, आए, इन्होंने मेडल जीते, लोग 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि कोई मेजर कंपटीशन था नहीं। इसी ये चीज़ है कि हर एक गेम में मेजर कंपटीशन ना हो, लेकिन कंटिन्यू वो चलता रहना है। वो तो थोड़ा आज के टाइम में सोशल मीडिया का इतना वो हो गया है कि थोड़ा लोगों के नॉलेज में चीज़ रहती है कि अच्छा ये चल रहा है। जी बिल्कुल। यूट्यूब जैसे यूट्यूबर है जितने भी, वो कहीं ना कहीं जाके चलाते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा लोगों में ये है कि हाँ यार ये गेम नहीं। हाँ, अगर शायद सोशल मीडिया इतना ना होता, नेशनल टीवी पे नहीं आता होता तो आई थिंक कोई भी नहीं पूछता किसी को, किसी भी गेम को, क्योंकि क्रिकेट चलता रहता। अब भी आप स्टार स्पोर्ट्स लगाओगे या कोई भी चैनल लगाओगे तो क्रिकेट चलता मिलेगा। तो जैसे जब क्रिकेट स्टार्ट हुआ, उसमें आईपीएल में इंडिया का ज़्यादा वो मिला लोगों को देखने का मौका, और कबड्डी में जब प्रो कबड्डी हुआ तब आपको लगता है कि उससे इंडिया मतलब ज़्यादा उस कबड्डी लाइन में देखने स्टार्ट करो? जी बिल्कुल सर। अब आप जब से लीग स्टार्ट हुई है उसके बाद कबड्डी का इतना रुझान हो गया कि आप हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में या कहीं भी जाओगे तो कबड्डी की एकेडमी आपको बहुत सारी मिलेगी, गांव के बच्चे खेलते मिलेंगे। आप महाराष्ट्र, साउथ इंडियन में जाओगे तो वहाँ तो नॉर्थ इंडिया से भी ज़्यादा कबड्डी खेलते हैं लोग, रुझान बड़े हैं। तो ये लीग का एक फ़ायदा हुआ है कि नेशनल टीवी पे आने के बाद लीग कबड्डी की कबड्डी को लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे, और जो इंटरेस्ट होता है जिस बच्चे का, जिस प्लेयर का, वो खेलने भी लगा है। तो नेशनल टीम का ये सारे फ़ायदे होते हैं कि आप गेम को बढ़ावा दे रहे हो, तो गेम को बढ़ावा मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं यूथ को ये भी लगता है कि अगर हम कोई लीग देख रहे हैं और जब हम वहाँ पे देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, जैसे अभिषेक बच्चन की टीम है, और मैंने कई बार देखा है कि अमिताभ बच्चन सर भी आए हैं सपोर्ट करने, कई बार वो शाहरुख खान सर को भी लेकर आए हैं। हर एक सेलिब्रिटी आता है वहाँ पर, और लोगों का और रुझान होता है, प्रमोशन के लिए भी आते हैं लोग। जैसे हमारा वर्ल्ड कप हुआ था, आपको याद नहीं थे, हम कपिल शर्मा शो आप शायद सब देखते होंगे, हम गए थे, मैं, अनूप, राहुल चौधरी, अजय ठाकुर, हम 5 लोग गए थे। मतलब हमें अच्छा लगा था कि कबड्डी ने हमें किस स्टेज पे पहुंचा दिया है ना। तो ये सारी चीज़ें एक मिलती है कबड्डी से, और यूथ इंस्पायर होता है। कोई ना कोई यूथ ये तो बनना चाहेगा कि यार मैं अनूप कुमार बनूं, मैं राकेश कुमार बनूं,
मैं मनजीत चिल्लर बनूँ, मोहित चिल्लर, या कोई भी जिसका प्लेयर जो है, मैं नवीन बन जाऊँ, मैं प्रदीप बनूँ, मैं प्रदीप जैसी स्किल्स सीखूँ, ये सारे फ़ायदे हैं। देखो, जब जो यूथ अब इंटरेस्ट ले रहा है कबड्डी में, वो यूथ कहीं ना कहीं जाके यूट्यूब पे, अगर किसी को राइडर बनना है प्रदीप जैसा, तो हर एक यूट्यूब सोशल मीडिया का ज़माना है, क्लिप्स देखता है कि वो क्या करते हैं, कैसे वो डुबकी लगाते हैं, कैसे वो ब्लॉक करते हैं। तो यूथ हो जागरूक हो गया है और ये देख रहा है कि हम भी इन जैसे। तो जैसे कपिल शर्मा शो की आप बात बता रहे थे, तो वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस बताइए अपना कि कैसा रहा। बड़ा अच्छा, जैसे हम वर्ल्ड कप जीते तो प्रमोशन के लिए गए कबड्डी के, बड़ा अच्छा लगा था यार। मैं और शायद आप वो क्लिप देखना, ये सबसे ज़्यादा मस्तीखोर मैं हूँ, वहाँ भी पता लग जाएगा। मैं पूरी मस्ती करता था, टेंशन कितनी हो लेकिन हंसी कभी नहीं जाएगी चेहरे से। टेंशन भले ही कुछ हो, लेकिन एक हंसता हुआ चेहरा ना हर चीज़ को दूर कर देता है। ये चीज़ मैंने गेम में भी सीखी है। जैसे अनूप कुमार थे, मेरे को बोलते थे हंसता रहता है, मैं बोला तू हंस लिया अगर मैं आउट भी हो जाता, टच भी लग जाता था मेरे को, तो मैं हंसता हुआ जाता था। तो उन्होंने बोला ये चीज़ अच्छी है, लेकिन मेजर टूर्नामेंट में कभी नहीं हंसना। मैं बोला भाई साहब कि मेजर टूर्नामेंट होगा जब नहीं हंसेंगे, क्योंकि हमें पता है जब इंडिया का सवाल आएगा तो चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, एक वो दर्द होना चाहिए कि हाँ अगले को मार देंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ टीम के लिए हम खेल रहे हैं, लेकिन हंस के अपना एक मनोबल बढ़ाना होता है ना। आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने ज़रूर एक क्लिप देखी है सहवाग की, कि वो क्रिकेट खेलते खेलते है ना गाने गाते थे, हाँ हाँ, सुना है ना। तो हर एक बंदे में खूबी होनी चाहिए कि अपना मोटिवेशन अपने आप का, अपना प्रेशर अलग जगह होगा, बस अपने आप को उस मोमेंट पे एंजॉय करो। हाँ, वो काम मैं करता था और बड़ा अच्छा लगता था। कपिल शर्मा शो की जैसे बात की, मैं मस्ती खोर हूँ सीरियसली। मैंने बहुत मस्ती की है, वहाँ भी मस्ती की है, ग्राउंड में भी मस्ती किया है, प्रैक्टिस के टाइम प्रैक्टिस सीरियस, मैच के टाइम सीरियस मैच। लेकिन वो स्माइल, अगर मैं आउट भी होता था, प्रेशर ना लेके, दूसरों को क्यों दिखाना कि मैं प्रेशर में हूँ। सीधी सी बात है, अगर दूसरे का मनोबल डाउन करना तो आप हंस के कर सकते हो ना। हाँ टच लग गया कोई बात नहीं, अगली बार फिर आएगा, मैं फिर आ जाऊँगा, एंटर कर लूँगा ग्राउंड में। लेकिन एक हंस के जो खुशी होगी, वो तो मनोबल उसका तो गिरेगा, मेरा तो बढ़ेगा। तो वो सारी चीज़ें। अच्छा, मतलब जैसे आपको कबड्डी लीग में बेस्ट डिफेंडर भी मिल चुका है, तो कभी उस चीज़ का प्रेशर फील हुआ है? नहीं सर, कभी भी नहीं हुआ, कभी भी। मैं प्रेशर लेता नहीं था। एक्चुअली कई घटना ऐसी भी घटी कि टॉप डिफेंडरों में निकलना, टॉप 1 डिफेंडर निकलना टैकल के लिए, तो मेरे को पता होता था कि आप मैंने 2 टैकल और कर दिया तो मैं टॉप डिफेंडर निकल जाऊंगा। लेकिन कभी सोचा ही नहीं यार, क्योंकि खेलते थे दिल से, और कभी ये नहीं सोचा कि हम टॉप डिफेंडर निकले, क्योंकि उसमें एक थोड़ा सा फैक्ट है कि हम टीम के लिए खेल रहे हैं, अपने लिए थोड़ी खेल रहे हैं। अगर टीम जीतेगी तो सब टॉप है। ये मेरी थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन आई थिंक जो भी हमारी वीडियो को देखेगा या कुछ देखेगा तो वो सही बोल सकता है कि हाँ यार सही है, क्योंकि एक टीम गेम है। अगर मैं इंडिविजुअल खेलता तो फिर वो मेरे पे प्रेशर था सारा। अगर टीम एकजुट है तो, और टीम जीत रही है, टीम फर्स्ट आ रही है, तो सब ही हीरो है। खाली वो 7 हीरो नहीं, सब हीरो, क्योंकि सब ने अपना योगदान किया, चाहे वो ऑन कैमरे हो, ऑन मैट हो, लाइव मैच में हो या बैकग्राउंड पे हो। तो आपको क्या लगता है कि कबड्डी का फ्यूचर क्या और बढ़ेगा या थोड़ा कम होएगा? सर मेरे को लगता है कबड्डी जिस स्टेज पे आज चल रही है तो उसका फ्यूचर और बढ़ेगा। और आई थिंक बस हमें एक ही चीज़ से अब भी पीछे है कि हम ओलंपिक में नहीं जा सके हैं। बस हमारी फेडरेशन भी, हम भी सब यही दुआ कर रहे हैं कि वो अपना पूरा फोर्स लगा रहे कि ओलंपिक में भी ये गेम जाए। ओलंपिक में गेम जाने के बाद और ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट होगा। और आज के टाइम कबड्डी में अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई खेलना चाहता है, तो मेरे ख्याल में फ्यूचर कमज़ोर नहीं है। आपको देखो अच्छी इज्जत, अच्छा नाम, अच्छा फेम, अच्छा पैसा, सब कुछ मिल रहा है। लीग है, वो पैसा भी दे रही है, आपका अच्छे खेलोगे तो नाम भी बन रहा है, और आप जितने अच्छे खेलोगे, क्योंकि डिजिटल टाइम ज़माना हो गया। नेशनल में तो खेलते अच्छे हैं, लेकिन जो लीग में अच्छा खेलता है वो फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाता है, क्योंकि सब देखते हैं, कोचेस देखते हैं कि हाँ ये प्लेयर हमारा भविष्य बन सकता है, तो उसको मौका ज़रूर देते हैं, नेशनल गेम में बुलाते हैं। तो यूथ, जो आने वाला यूथ है, उसको कबड्डी, अगर इंटरेस्ट है कबड्डी में, तो मैं बोल रहा हूँ ब्राइट फ्यूचर।
तो जैसे किसी यूथ को आना हो तो मतलब कहाँ से स्टार्ट करे? सर किसी यूथ को आना हो तो जैसे एकेडमी होगी, एकेडमी में जाके स्टार्ट कर सकता है। कबड्डी एक छोटा सा गेम है, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, 1000 रुपये का इन्वेस्ट है। एक अच्छा बनियान के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक किट बोलते हैं हम उसे, या मैट शूज चाहिए अगर मैट पे आपको प्रैक्टिस करनी है। सीखने में तो सीख जाएगा 6 महीने में, लेकिन वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए अगर आप स्टडी करते तो आप एक्सपीरियंस के लिए पढ़ तो लोगे आप 6 महीने में, लेकिन उसको याद करना और एग्ज़ाम में लिखना, तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए ना। तो वही सेम चीज़ है, किसी भी स्पोर्ट्स में खेलना आ जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए। वो एक्सपीरियंस के लिए प्रैक्टिस करते जाना चाहिए। और जब भी कोई नया बच्चा है तो उसको एक एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, या उसके आसपास में कोई गांव या ग्राउंड चल रहा हो, वहाँ जाके थोड़ा देखें, फिर इन्वॉल्व हुए, खेलने लग जाए। और आजकल यूथ या घर वाले इस चीज़ से घबराते हैं कि इंजरी हो जाती है। भाई कोई भी स्पोर्ट्स हो, इंजरी के बिना तो वो बोलते हैं ना, चोट तो एक गहना होती है प्लेयर का, तो वो गहना है, चोट तो लगेगी। ऐसे बचपन में भी कहते थे लगेगा नहीं तो बढ़ोगे कैसे? वही बात है, चोट तो एक गहना होती है। अगर चोट नहीं लगी तो क्या स्पोर्ट्स खेला। कई ट्रेजेडी ऐसी हो चुकी है कि किसी का एंकल बिल्कुल ट्विस्ट हो गया, ऐसे सीधा पैर है तो उल्टा हो गया, लेकिन ये चीज़ें घबराने की नहीं होती। कई मतलब किसी के माता पिता या औरों के माता पिता ये देखते हैं यार ये तो इंजरी का गेम है। इंजरी तो हो गया, पर को हर जगह हो गया अगर स्पोर्ट्स में घुसोगे तो। अच्छा, मतलब आपकी तरफ से एक आज लास्ट चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी तरफ से एक यूथ को एक मैसेज की, जिनको लगता है कि यार हम इतना ट्राई कर रहे हैं नहीं हो पा रहा, आपकी तरफ से कोई कुछ मैसेज थोड़ा? सर देखो, मैंने एक ही बात सीखी है अपने माता पिता से, जितना आप ट्राई करोगे ना, भगवान हमेशा ना उसी का साथ देता है, उसी की किस्मत चमकाता है जो हार्ड वर्क करता है। और यूथ को मैं इतना बोलना चाहूँगा, कभी हारना मत, अपनी मेहनत बरकरार रखना। भगवान ने एक लाइफ दिन उसका फल ज़रूर देता है। शायद आपके माता पिताजी ने भी बोली होगी कि बेटा किसी चीज़ से पीछे मत रखना। अगर आप एक चीज़ पे एम बना के बैठे हो ना, तो एम से ही चलना। और मेरे चाचा जी एक बात बोलते थे, अगर आप स्पोर्ट्स में हो या पढ़ाई में हो, एकेडमिक से हो या स्पोर्ट्स से हो, किसी भी चीज़ से हो, लेकिन आपको उस चीज़ के सपने नहीं आए ना, तो आपका जीवन व्यर्थ है उस चीज़ के लिए, फिर वो आप एम कर ही नहीं सकते। और ये हकीकत है। अगर मैं स्पोर्ट्स में हूँ, मैंने कबड्डी के सपने नहीं आए ना, तो मेरा जीवन व्यर्थ था। और कबड्डी जिस दिन सपनों में आने लगी ना, आप पूरा छा जाओगे। और मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आप जैसे पढ़ रहे हो, आपका एम क्या है कि आपको एक बहुत बड़ा एंकर बनना, आप उस चीज़ के सपने लो, खुद ब खुद आएंगे और आपकी मेहनत है ना सफल होगी। यही चीज़ कबड्डी में है। एम करो, किसी भी हर एक सफलता जो सफल हो जाता है इंसान, उसके पीछे उसके बीच में स्ट्रगल ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ बाधाएं ज़रूर आती है, लेकिन उन बाधाओं को पार करके सफलता को पाने में ही मज़ा है। अगर पका पकाया मिल जाए तो सभी ना खा ले। अगर आप लोग खाना बनाओगे तो वो भी तो पकाना पड़ेगा, आटा लेना पड़ेगा, गूंदना पड़ेगा, तवा गरम करना पड़ेगा, रोटी बेलनी पड़ेगी, बहुत सारी मेहनत लगती है एक रोटी बनाने में, और खाने में भी मेहनत लगती है। तो हर चीज़ में मेहनत है। यूथ से मैं ये बोलना चाहूँगा कि कभी किसी चीज़ से घबराओ मत, अपने एम पे टारगेट रखो, ज़रूर भगवान एक दिन आपको सफल बनाएगा। मोहित सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने हमें इतना अपना टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आप आए और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। बिल्कुल, मतलब मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि वो तो हमें थोड़ा सा करना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी मन तो ऐसा नहीं भरा अंदर से कि बात ख़त्म कर दें। नहीं सर, मैं आता जाता रहता हूँ, मैं आ जाऊँगा आपके पास। बातें बहुत सारी है। बिल्कुल, फिर कभी दोबारा ज़रूर। जी बिल्कुल, मिलेंगे, मिलते रहेंगे। ओके सर, राम राम जी मारी भी।